नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। लाल किला की तरह देश की 1000 इमारतों को निजी हाथों में देने की तैयारी। दिल्ली दंगा के दौरान स्कूल जलाने के मामले में कोर्ट ने 3 युवकों पर तय किए आरोप। नौवीं वंदे भारत ट्रेन बुधवार ट्रैक पर आई। इस रूट पर चलाने की है तैयारी। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति का किया स्वागत। सपा नेता अब्बास हैदर की मां और पत्नी की मौत। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को प्राप्त है हनुमान की सिद्धि, हो रहा विरोध। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। लाल किला की तरह ही देश के 1000 इमारतों को निजी हाथों में देने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले एएसआई की 500 इमारतों को 15 अगस्त तक निजी हाथों में देने की योजना है। सूत्रों की माने तो प्राइवेट घराने इन धरोहरों के रखरखाव, साफ सफाई, प्रोजेक्शन मैपिंग जैसे जिम्मेदारी का काम देखेंगे। इन धरोहरों को लेने वाले निजी घराने अपने सीएसआर फंड के तहत वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे। केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले मॉन्यूमेंट मित्र के तहत एएसआई की धरोहरों को निजी हाथों में देने का फैसला किया था, जिसके तहत दिल्ली में लाल किला डालमिया ग्रुप को दिया गया था। इसके बेहतर अनुभव के बाद केंद्र सरकार ने देश के 1000 एएसआई संरक्षित इमारतों को निजी हाथों में सौंपने के लिए चुना है। मॉन्यूमेंट मित्र की जिम्मेदारी अब तक पर्यटन मंत्रालय के पास ही थी, लेकिन हाल ही में इसे संस्कृति मंत्रालय को दे दिया गया है। दिल्ली दंगों के दौरान स्कूल जलाने का मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है। वही आरोपी में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दिल्ली के कड़कड़ीडुमा कोर्ट में यहां मामला विरोधाधीन है और मामले में 3 आरोपी है। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने शमीम अहमद, मोहम्मद कफील, फैजान के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कड़कड़डुमा कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। साथ ही में बताया कि दंगाई का उद्देश्य हिंदू संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। कोर्ट के अनुसार हिंदू का स्कूल था, इसलिए उस पर हमला किया गया। साथ ही प्रॉपर्टी हिंदू की थी। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दंगा करने, गैर कानूनी सबूतों को बनाने, घातक हथियारों का इस्तेमाल करने, चल अचल संपत्ति जलाने और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने समेत कई धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। देश की 9वीं वंदे भारत ट्रेन तैयार हो चुकी है। 24 जनवरी को ट्रेन को आईसीएफ से बाहर निकालकर ट्रैक पर लाया गया। इस ट्रेन का रूट भी लगभग तय हो गया है, हालांकि आधिकारिक रूप में इसकी घोषणा नहीं हुई है। इससे पूर्व देश के विभिन्न हिस्सों में 7 वंदे भारत ट्रेन का सफल संचालन हो रहा है, जो यात्रियों को खूब पसंद भी आ रही है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण आईसीएफ चेन्नई में किया जा रहा है। 8 वंदे भारत ट्रेन तैयार होकर विभिन्न मार्गों पर दौड़ रही है। 9वीं ट्रेन भी तैयार हो चुकी है।
जो कोच फैक्ट्री से बाहर आ जाए। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को पूरी भुवनेश्वर हावड़ा के बीच चलाने की तैयारी हो रही है, जिससे जगन्नाथपुरी, कोणार्क मंदिर, समुद्र और आसपास घूमने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। इसका रूट ट्रायल भी जल्दी शुरू हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बुधवार को बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी राजनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों देशों के बीच डाक टिकटों के आदान प्रदान के साक्षी बने। इस दौरान भारत और मिस्र के बीच साइबर सुरक्षा समेत कई मामलों पर समझौते हुए। बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति का भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होना भारत के लिए हर्ष का विषय है। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हमने अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने, आतंकवाद विरोधी संबंध, सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित आलया अपार्टमेंट हादसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां बेगम हैदर और पत्नी उजमा हैदर की मौत हो गई। करीब 15 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पहले 74 वर्षीय बेगम हैदर को निकाला गया। उसके बाद उजमा हैदर का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। दोनों को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दोनों की मौत इलाज के दौरान ही हो गई। एक ही परिवार में दो मौतों से मातम का माहौल बना हुआ है। बता दें कि मंगलवार शाम को जलाया अपार्टमेंट भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में करीब 17 लोग मलबे में दब गए थे, जिसमें से 16 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 14 अन्य लोगों का अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है, जबकि कुछ को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी भी मलबे में 1 से 2 लोग के फंसे होने की आशंका जताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। अंधविश्वास फैलाने के आरोपों में घिरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में अब मथुरा का संत समाज भी एकजुट दिख रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वृंदावन में भी आना जाना लगा रहता है। कुछ लोगों द्वारा बाबा के ऊपर उठाए गए सवालों के बाद अब संत समाज भी बाबा के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस बयान को कि तुम मेरे साथ तो तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा पर साधु संत बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतर गए हैं। प्रख्यात भागवताचार्य रसिया बाबा ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हनुमान जी की सिद्धि है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। हनुमान चालीसा में साफ लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहां हनुमान जी का नाम होता है तो वहां से भूत पिशाच और बुरी बलाएं भी दूर रहती हैं। इसी का परिणाम है कि जो लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वो वहां नहीं जा रहे हैं, दूर से ही हल्ला बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर वो लोग भी बाबा के समीप जाएंगे तो हनुमान जी की कृपा से उनके अंदर का भी विकार दूर होगा। पटना के गांधी मैदान में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 2 साल के बाद गणतंत्र दिवस समारोह में गांधी मैदान में आम जनता का प्रवेश होगा। इसके लिए सभी व्यवस्था भी की गई है। आम जनता का प्रवेश गांधी मैदान के गेट नंबर
4, 6 और 7 से होगा। वहीं आम लोगों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से झोला और पिट्ठू बैग ले जाने पर मनाही है। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के मद्देनजर पटना प्रमंडल आयुक्त कुमार रवि ने मंगलवार को ही अंतिम पैरेड पूर्वाभास का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे गांधी मैदान को 4 सेक्टर में विभाजित किया गया है। वहीं गांधी मैदान और कारगिल स्मृति चेक से सुरक्षा के दृष्टिकोण से 98 विभिन्न स्थानों पर 111 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं बिहार सरकार के गृह विभाग के दिशा निर्देश के अनुरूप कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में बसना कौन नहीं चाहता, लेकिन यहाँ रहना दिन ब दिन हेल्थ के लिए नुकसानदेही होता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां फेफड़ों की गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही है। ऐसे में यहाँ रहना न केवल जानलेवा हो सकता है, बल्कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल को भी प्रभावित कर रहा है। आईसीएमआर के जोधपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सहित NEERI नागपुर, IIT दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बोस्टन के हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट सहित कुल 6 संस्थानों की ओर से की गई स्टडी कम रिसर्च में ये बात सामने आई है। इस रिसर्च स्टडी के प्रमुख लेखक और NIIRNCD के निर्देशक और कम्युनिटी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शर्मा ने एक बातचीत में बताते हुए कहा कि दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां फेफड़ों की 2 प्रमुख बीमारियां क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD और ब्रोंकियल अस्थमा फैल रही है। दिल्ली के 8,510 घरों के 40,040 लोगों पर सर्वे में 443 लोगों CDOP के संदिग्ध मिले हैं, जबकि 394 लोगों में इस रोग की पुष्टि की गई है। ऐसे में दिल्ली में प्रति 1000 लोगों में से 9.8 लोगों में COPD मिल रही है। वही खास बात यह है कि COPD की मौजूदगी पूरी दिल्ली में एक जैसा नहीं है, बल्कि कुछ कुछ इलाके हॉस्पिटल है जहां फेफड़ों पर यह संकट मंडरा रहा है। यूपी के पीलीभीत को कुमाऊं क्षेत्र का गेटवे कहा जाता है। ऐसे में पीलीभीत का रेलवे स्टेशन पीलीभीत जिले के साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम इलाकों के लोगों के लिए भी रेल यात्रा के लिहाज से प्रमुख स्टेशन है। ऐसे में ब्रॉडगेज परिवर्तन के बाद से ही पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीलीभीत जिले का भी चयन किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ आदि जिले के लिए सीधी कनेक्टिविटी है। यही कारण है कि पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन रेल यात्रा के लिहाज से पीलीभीत से इतर अन्य इलाकों के लिए भी महत्वपूर्ण स्टेशन बनता जा रहा है। वही पीलीभीत स्टेशन के कायाकल्प और यहां से संचालित किए जाने वाले ट्रेनों की संख्या को लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी के विशेष ध्यान देते हैं। सरकार की ओर से चलाई जा रही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इज्जत नगर रेल मंडल के कुल 15 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। इसमें एक पीलीभीत भी है। इस योजना के तहत तकरीबन 3 करोड़ की लागत से कायाकल्प के तमाम कार्य किए जाने हैं। इतना ही नहीं, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अधिकारी के पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर एक्सेलरेटर लगाने पर भी विचार कर रहे हैं।
रिपोर्ट्स की माने तो इस योजना के तहत कायाकल्प के लिए 6 फरवरी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं संस्कृति मिलने के बाद मार्च 2024 तक कायाकल्प पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म पठान पूरे देश में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज के साथ सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में लगभग हाउसफुल है। मल्टीप्लेक्स में भीड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। वाराणसी के सिगरा स्थित आईपी मॉल के बाहर हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों ने शाहरुख खान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। हाथों में पठान बॉयकॉट के पोस्टर के साथ लोगों ने मल्टीप्लेक्स के बाहर जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। मल्टीप्लेक्स के बाहर विरोध के बीच वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने विरोध कर रहे लोगों को समझा बुझाकर वापस लौटाया। वाराणसी के एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि सभी सिनेमा घरों के बाहर सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लॉन्ग एंड ऑर्डर को तोड़ने वालों पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में अब धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी जाएगी। गीता का सार और रामायण महाभारत के प्रसंग पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक कार्यक्रम में यह ऐलान किया है। उन्होंने ऐसे लोगों की निंदा की है जो हिंदू धर्म ग्रंथ की आलोचना कर रहे हैं। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला और हिंदू ग्रंथों की आलोचना करने वालों पर सीएम शिवराज सिंह ने जमकर निशाना साधा। भोपाल में एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे दुख होता है लेकिन कुछ लोग देश में ऐसे हैं जिन्हें हमारी संस्कृति, परंपरा, जीवन दर्शन, महापुरुष, आध्यात्म और धर्म की आलोचना करने में आनंद आता है। वो ये नहीं जानते हैं कि देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। राम के बिना ये देश जाना नहीं जाता। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। राम का नाम लिया जाता है सुख और दुख में। जब अंतिम संस्कार में जाते हैं तब भी यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को लेकर जा रहे एक हेलीकॉप्टर को बुधवार को खराब मौसम के कारण आपात स्थिति में इरोड में उतारना पड़ा। ये जानकारी पुलिस ने दी। अधिकारियों ने कहा है कि कथित तौर पर बेंगलुरु से उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर को बुधवार सुबह कोहरे के कारण सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की एक आदिवासी बस्ती उकी नियम में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। उन्होंने ये भी कहा है कि बाद में हेलीकॉप्टर कुछ देर रुकने के बाद ही अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया। जानकारी के मुताबिक श्री श्री रविशंकर 4 अन्य लोगों के साथ एक निजी हेलीकॉप्टर से बेंगलुरु से तिरुपुर जा रहे थे। तमिलनाडु में मौसम खराब होने और अत्यधिक कोहरे के कारण ही बुधवार सुबह 10:40 पर हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करनी पड़ी। करीब 11:30 पर 50 मिनट के इंतजार के बाद मौसम के साफ होने के बाद ही हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरी। हरियाणा सरकार ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के ने कुरुक्षेत्र में ये बात कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों ने सरकार से गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग रखी है, लेकिन गन्ना मिल भारी घाटे में है और हमारा रेट कई अन्य राज्यों से बहुत ज्यादा है। फिर भी हमने 10 और बढ़ा दिया है। अगले साल और बढ़ाएंगे। किसानों को निराश नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि सरपंचों की ई टेंडरिंग समस्या का भी हल जल्दी हो जाएगा। जाट धर्मशाला में दीनबंधु छोटू राम जयंती समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, लोकसभा सांसद नायब सैनी, थानेश्वर विधायक सुभाष सोधा भी रहे।
वहीं कुरुक्षेत्र के पीपली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले ब्राह्मण समाज से मुलाकात की और फिर उसके बाद तमाम संगठनों से भी मिले। बागेश्वर धाम महाराज नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। पुलिस के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने के सबूत नहीं मिले हैं। दरअसल महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े श्याम मानव की शिकायत पर ही नागपुर पुलिस ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के नागपुर वाले प्रोग्राम के वीडियो की जांच की थी। जांच के बाद नागपुर पुलिस का कहना है कि वीडियो में कहीं भी धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते नहीं पाए गए। नागपुर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने ये जानकारी देते हुए ये भी साफ किया कि पुलिस ने सिर्फ नागपुर वाले कार्यक्रम के वीडियो की ही जांच की है। उत्तर कोरिया में इस बार एक अजीब रहस्यमयी बीमारी ने दस्तक दी है, जिसकी वजह से लोग अब अपने घरों में कैद होने को मजबूर किए गए हैं। उत्तर कोरिया में इन दिनों सांस की बीमारी से ग्रसित मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। वही वजह है कि किम जोंग उनकी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है और राजधानी में 5 दिनों तक लॉकडाउन लगा दिया है। उत्तर कोरिया की घटनाओं पर नजर रखने वाले न्यूज से पता चल रहा है कि कोरिया में तानाशाही सरकार ने अपनी एडवाइजरी में लोगों से रविवार तक घरों में रहने और रोज दिन में कई बार तापमान जांच करने और उसका रिकॉर्ड रखने को कहा है। बताया जा रहा है कि सांस की समस्याग्रस्त मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकारी नोटिस के मुताबिक उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने सांस की बीमारी के बढ़ते मामलों के कारण ही प्योंगयांग के निवासियों के लिए 5 दिनों के लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। लॉकडाउन की शुरुआती बुधवार से हो रही है। इस आदेश के जारी होने के तुरंत बाद लोग बाजारों की ओर दौड़े और आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक करते दिखे। नोटिस में कहा गया है कि लोगों की सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होगा। हमारे देश में लोग सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले चाय को याद करते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर हो जो सुबह चाय ना बनाती हो। ज्यादातर लोग दूध वाली चाय ही पीना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग अन्य फ्लेवर की चाय भी पीते हैं। झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ काफी लोग चावल की चाय पीकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। चावल की चाय को बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। इसे चीनी, नमक या गुड़ किसी के साथ भी मिलाकर बना सकते हैं। रांची के फील्ड एंड फॉरेस्ट कैफे के संचालक कपिल बताते हैं कि ये चाय रांची में बहुत ही मशहूर है। इसमें लाल चावल का प्रयोग होता है। इस चाय की सबसे खास बात यह है कि इससे पेट की कई बीमारियां ठीक होती है। यह आदिवासियों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ है। असल में लाल चावल हमारे लिए चाय पत्ती का काम करती है। इसके बाद अदरक, तेज पत्ता और गुड़ डालकर 2 मिनट तक पकाने दें और चावल का चाय बनकर तैयार हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।